चाइना आज दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों में से एक है और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 45 साल पहले चाइना में इतनी गरीबी थी कि लोग जिंदगी से तंग आ चुके थे। लेकिन फिर अगले 30 से 35 सालों में चाइना ने खुद को ऐसे बदला कि जहां 1978 में ग्लोबल जीडीपी में चाइना की कंट्रीब्यूशन 3% से भी कम थी और आज चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री मानी जाती है और तकरीबन गरीबी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो चाइना को एक सुपर पावर कंट्री भी माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया है और चाइना वालों ने ऐसा अपने कंट्री के अंदर क्या किया जिसकी वजह से आज एक सुपर पावर कंट्री मानी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में चाइना की सक्सेसफुल और रिच कंट्री बनने के पीछे की स्टोरी को देखते हैं। Since then, China has made extraordinary strides in various fields. So how did one of the world's poorest countries become a global superpower? चाइना की हिस्ट्री थाउजेंड ऑफ ईयर पुरानी है। एक वक्त ऐसा था जब चाइना दुनिया की मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन में काउंट होता था, लेकिन 19th सेंचुरी में सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हो चुकी थी। यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्री ग्रोथ देखने को मिल रही थी, फैक्ट्रीज बन रही थी, मॉडर्न वेपन्स डेवलप हो रहे थे, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपेंड हो रही थी। लेकिन चाइना इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उतनी स्पीड से नहीं चल पाया और फिर ब्रिटिश और चाइना के दरमियान एक वार हुई। फॉरेन पावर्स ने चाइना पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला और चाइना को एक अनइक्वल टेरिटरीज एक्सेप्ट करना पड़ी। पोर्ट्स और ट्रेडिंग राइट्स फॉरेन पावर्स को मिलने लगे। इस पीरियड्स को चाइनीज हिस्ट्री में एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा जाता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ फॉरेन पावर तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि चाइना की एक और फाइट 1894 में जापान के साथ हुई और ये भी एक वार थी बहुत ही बड़ी जिसके अंदर चाइना फिर से हार चुका था। और 20th सेंचुरी में जापान की इन्वेंशन ने चाइना को और डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी चाइना के पास डेवलपमेंट करने का टाइम ही नहीं था। बस चाइना वार्स, पॉवर्टी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर फंसा हुआ था। फिर 1949 में एक मैसिव टर्निंग पॉइंट आया और वो टर्निंग पॉइंट ये था कि 1949 में चाइनीज कम्युनिटी पार्टी ने एक सिविल वार को जीता था और उसके बाद माओ जेडोंग ने मेन आइलैंड चाइना पर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क्रिएट हुई। माओ का मकसद यही था कि चाइना को एक पावरफुल कंट्री बनाया जाए, लेकिन उनकी इकोनॉमी पॉलिसीज का रिजल्ट बहुत ज्यादा मिक्स हो गया था। प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी उनके ऊपर अच्छे तरीके से अमल नहीं किया गया और उसका रिजल्ट ये निकला कि चाइना ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बुरी स्टेज को देखा। मिलियंस ऑफ पीपल मर गए और इकोनॉमी डेवलपमेंट को मैसिव सेटबैक मिला। लेकिन स्ट्रेटजी यहीं पर भी खत्म नहीं हुई। माओ के बाद डेंग याओपिंग चाइना के लीडर बने और वो ये चाहते थे कि चाइना को एक रिच कंट्री बनाया जाए और रिच कंट्री बनाने के लिए इकोनॉमी को अच्छा करना पड़ता है और इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए चाइना को दुनिया से कनेक्ट होना होगा। और फिर 1978 के बाद चाइना ने इकोनॉमी रिफॉर्म करने का एक न्यू सिस्टम शुरू किया और डेंग ने एक और काम बहुत अच्छे से किया कि चाइना की इकोनॉमी को एक दिन में नहीं बदला गया, बल्कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद रिजल्ट देखे गए और उन रिजल्ट के अंदर एडजस्टमेंट करके दोबारा से एक्सपेरिमेंट किए गए। और ये अप्रोच चाइना की डेवलपमेंट स्टोरी का एक मेजर फीचर बन गई। और सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसके अंदर चेंज लाना शुरू किया गया। माओ का टाइम में एग्रीकल्चर काफी ज्यादा मुश्किल से चल रहा था, लेकिन डेंग ने फार्मर्स और उनकी फैमिली को काफी ज्यादा बेनिफिट्स दिए, जिनकी वजह से फार्मर्स काफी ज्यादा मोटिवेट हुए और फिर इस तरह एग्रीकल्चर के अंदर काफी ज्यादा अच्छी चेंजिंग्स देखने को मिली। लेकिन डेंग का प्लान सिर्फ एग्रीकल्चर तक नहीं था और डेंग का अगला टारगेट था फैक्ट्रीज। माओ के सिस्टम में फैक्ट्रीज पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज्यादा सख्त थी। डेंग ने फैक्ट्री मैनेजर्स और वर्कर को ज्यादा फ्रीडम दिया और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स को ही दे दी। यानी फैक्ट्री का मकसद सिर्फ गवर्नमेंट का टारगेट पूरा करना नहीं था, बल्कि अब वो खुद भी कमा सकते थे जो लोग उसके अंदर काम कर रहे थे। लेकिन चाइना वालों ने सिर्फ फैक्ट्रीज पर अपना सारा का सारा फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने लोगों के ऊपर की। यानी कि चाइना के अंदर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया और सभी के सभी लोगों को एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई। चाइना को पता था आप मिलियंस ऑफ फैक्ट्रीज बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर नहीं है तो हाई वैल्यू इकोनॉमी कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती। इसलिए चाइना वालों ने अपने लोगों पर ज्यादा फोकस किया और उनको एजुकेटेड जनरेशन बनाया। फिर 1980s में चाइना ने स्पेशल इकोनॉमी जोन क्रिएट किया और सबसे फेमस एग्जाम्पल बना शैनजिन। आज शैनजिन एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सिटी है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब ये सिर्फ एक फिश पकड़ने वाला गांव था। चाइना ने यहाँ फॉरेन बिजनेस के लिए स्पेशल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, टैक्स को बहुत ज्यादा कम किया और फैक्ट्रीज बनाने के प्रोसीजर को बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट दी गई। चाइना वालों का एक इंटरनेशनल कंपनीज को सिंपल मैसेज था, आप यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाएं, चाइना आपको वर्कर्स देगा, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट करेगा और बहुत ही ज्यादा एक अच्छा आपकी फैक्ट्री के लिए इकोसिस्टम बनाएगा और आप दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उस वक्त ये इंटरनेशनल कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी
और इसके बाद फिर एक पावरफुल साइकिल स्टार्ट हुई। फॉरेन कंपनीज भी चाइना में आ गई थी। फैक्ट्रीज को सप्लायर चाहिए थे, सप्लायर ने दूसरी फैक्ट्रीज बनाई और उस फैक्ट्रीज को वर्कर्स चाहिए थे। जॉब्स क्रिएट हुई, वर्कर्स सिटी में आए, सिटी एक्सपेंड हुई। गवर्नमेंट ने रोड, पोर्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किए और फिर और कंपनीज चाइना में आने लगी। यानी चाइना ने सिर्फ एक फैक्ट्री को ट्रैक नहीं किया, उसने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को क्रिएट कर दिया। अगर किसी कंपनी को शूज बनाना है, चाइना में लेदर सप्लायर भी मिल सकता है, पैकेजिंग कंपनी भी है, मशीनरी सप्लायर भी है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी है, एक्सपोर्ट भी है। ये नेटवर्क फैक्ट चाइना का सीक्रेट वेपन बन गया। और फिर 2001 में चाइना ने ग्लोबल इकोनॉमी में एक और मैसिव स्टेप लिया। चाइना ग्लोबल ट्रेड में और डीपली इंटीग्रेट हो गया और एक्सपोर्ट जितने भी थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी और इंक्रीज हो गई और चाइना मजीद उस वक्त वर्ल्ड के ऊपर एक अपना नाम बना रहा था। तो अगर हम चाइना की पूरी जर्नी को देखें तो चाइना ने कोई मैजिक ट्रिक यूज नहीं की। उसने मल्टीपल स्ट्रेटजी को सिस्टम में कनेक्ट किया। सबसे पहले इकोनॉमी रिफॉर्म की, फिर अपने लोगों को एजुकेट किया और फिर मैन्युफैक्चरिंग पर गौर किया और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी। उसके बाद फिर ग्लोबल ट्रेड हुई और फिर चाइना ने अपना पूरा का पूरा फोकस टेक्नोलॉजी पर कर दिया। लेकिन क्या अभी चाइना बिल्कुल एक परफेक्ट मॉडल है? तो इसका आंसर है कि बिल्कुल नहीं। चाइना की इकोनॉमी सक्सेस के साथ साथ सीरियस प्रॉब्लम के साथ भी गुजर रही है। पॉलिटिकल फ्रीडम का भी काफी ज्यादा इशू है। चाइना के अंदर ह्यूमन राइट्स को भी लेकर इशू चल रहे हैं, एनवायरमेंटल डैमेज भी है और चाइना को एजिंग पॉपुलेशन का चैलेंज भी फेस करना पड़ता रहा है। इसलिए चाइना को ब्लाइंडली सक्सेसफुल मॉडल समझना भी मिस्टेक होगी। चाइना की स्टोरी में अचीवमेंट भी है और फेलियर भी। लेकिन फिर भी आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि चाइना एक सुपर पावर कंट्री है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।